नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। हर दिन मैं आप सबके बीच आती हूं एक मुद्दों के साथ, और खास तौर पर मेरी कोशिश भी ये रहती है कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, क्योंकि लगातार खबरें तो आप तक पहुंचती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर भी तमाम आप खबरें देखते हैं, तमाम न्यूज चैनल पर भी जो डिबेट देखते हैं, शोर के बीच जो तथ्य है वो गुम हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दरअसल हमारी जो विदेश की नीति है, विदेश नीति कम मैं इसको कह सकती हूँ, लेकिन जो अभी स्थिति है कोरोना काल में, आप लगातार देख रहे हैं कि पूरा विश्व जूझ रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जो इसके चपेट में नहीं आया, और इन सब के बीच चाइना, जो कि कोई भी नकार नहीं सकता, और शायद इतिहास में चाइना से जो ये निकला है, चाइना के वुहान शहर से जो निकला है कोरोना, इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी हुई। खास तौर पर अमेरिका अमेरिका ने सीधे तौर पर, अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे पास सबूत है, और ये जो कोरोना वायरस आया है ये वुहान शहर से फैलाया गया है, और इसका जवाब दे बहुत सारी कंट्री एकजुट है। लेकिन इन सब के बीच भारत, जो कि खुले तौर पर तो चाइना का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन दबी जुबान में भारत ने भी मोर्चा खोल दिया। जैसा कि WHO के ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने देखा, 2-3 दिन पहले जब ये बैठकें हुई थी, एक प्रेसराइज किया गया था। लेकिन इन सबके बीच हम भारत की स्थिति को समझेंगे कि भारत जो हमारे पड़ोसी देश है, क्योंकि कहते हैं ना सबको एक ये वाक्य तो समझ में आता ही होगा कि आप दोस्त चुन सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं चुन सकते। जी हाँ, बहुत अहम हो जाता है कि आपके अपने पड़ोसी देशों से कैसा रिश्ता है। अगर भारत की बात की जाए तो एक तरफ पाकिस्तान, जो कि लगातार आप देखते रहते, कोरोना काल चल रहा है लेकिन नापाक हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की जाते रहती है, उससे पाकिस्तान की सूझबूझ पर तो सवाल उठते ही है कि अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी हालात पर पाकिस्तान नहीं ध्यान देता, लेकिन भारत को लेकर जो पाकिस्तान का रवैया है वो शायद ही सुधरेगा। अब चाइना की क्या है, भारत को लेकर एक तरीके से पहले से ही जो कूटनीतिक आप कह सकते हैं वो कई बार दिखाने को मिली है और कई बार साबित भी हुआ है। बात कर लेंगे नेपाल की। आप लोग भी सोच रहे होंगे नेपाल, जो कि नेपाल से तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा है हमेशा से, अगर इतिहास को हम खंगालें भारत से अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन पहली बार 2015 में जब नेपाल में रोहिंग्या ने विरोध किया था, उसके बाद से ही एक भारत ने भी एक तरीके से साथ दिया था कि वो अपना मांग कर रहे हैं। तो नेपाल को ये बात नागवार गुजरी थी कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, जो कि सबसे अच्छा दोस्त कहे जाते थे। अगर हमारे पड़ोसी देश की बात करें, नेपाल और भारत के इसके बहुत मधुर थे, लेकिन चाइना अब यहाँ भी कूटनीति कर रही है, क्योंकि इसके पहले श्रीलंका की देख ले, मालदीव की देख ले, जो हमारे पड़ोसी देश है, वहां पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना निवेश भी बहुत कर रहा है, और आजकल नेपाल से भी ऐसे रिश्ते। लेकिन इन सबका असर क्या होगा? एक तरफ हम कोरोना काल में चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार भारत चिंतित है, लेकिन इन सबके बीच आखिर क्या कूटनीति चाल चल रहा है चाइना? कई ऐसे जो हमारे साथ दोस्त भी थे भारत के साथ, और खास तौर पर नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल अब ज्यादा क्लोज हो रहा है चाइना, और इससे क्या असर होगा भारत पर, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझना आपके लिए भी जरूरी हो जाता है कि इससे हम पर क्या असर होगा, हमारे देश पर क्या असर होगा। हमारे एडिटर इन चीफ सुनील रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार वो अपने बीके न्यूज में दिखाते भी रहते हैं कि इससे अभी जो स्थिति है इसका क्या असर होगा, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर होगा। सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारी लगातार जो भारतवासी है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति भी रही है वो नेपाल से बहुत मिलती जुलती रही है। आपने देखा है कि हमेशा रिश्ते भी अच्छे रहे। मैं नेपाल पे पहले इसलिए चर्चा करना चाह रही हूँ क्योंकि नेपाल से हमेशा हमारे रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन पिछले कुछ आप दिनों में भी देखें, पिछले 10 दिनों में भी 1-2 एक्टिविटी ऐसी हुई है कि आप साफ दिखता है चाइना ने पूरा वर्चस्व जमा लिया है नेपाल पर। क्या ये समझा जाए कितने वर्षों की पुरानी दोस्ती अब खट्टी पड़ गई है भारत के साथ और नेपाल की? देखिए अंजलि, मैं कुछ शुरू करूं इससे पहले बताऊं कि नेपाल और भारत रोटी और बेटी का रिश्ता है दोनों के बीच। एक दोनों देशों के बीच आपको वीजा की जरूरत नहीं होती, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। गोरखपुर जो बॉर्डर है, गोरखपुर के लोग तो साइकिल से जाते हैं, साइकिल से वापस आ जाते हैं। कई लोग नेपाल के यहाँ काम करने आते हैं, कई लोग वहां बसे हुए हैं।
और दोनों के बीच बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है कई दिनों से, और पहले ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है कि जब सीमा को लेकर और जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, और बताया जा रहा है कि इसमें चाइना का हाथ है। पूरा बताया क्या जा रहा है, ये साफ तौर पर है कि चाइना के शह पर ये कर रहा है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि चाइना दुनिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो पहली बार उसने ये कहा है कि नेपाल और भारत का ये द्विपक्षीय मुद्दा है। जब केपी ओली ने कहा था कि चाइना के पास जाएंगे, तो केपी ओली के बयान पर कहा था कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है और इनको संभालना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा। देखिए, केपी ओली जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री है, और वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी। उन्होंने जिस तरह से संसद में वक्तव्य दिया अपने भारत के बारे में जो बात कही, उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि नेपाल की जनता भी इसकी निंदा ही कर रही होगी, क्योंकि नेपाल की जनता और भारत की जनता के क्या संबंध है ये किसी से छिपे हुए नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है। ये नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने मित्र देश को छोड़कर उस एक वामपंथी पड़ोसी देश को ज्यादा तरजीह दी है, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, वो भी वामपंथी, ये भी वामपंथी। लेकिन इन्हें भूलना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा नेपाल को एक उदाहरण देना चाहूंगा, दर्शकों को शायद पता न हो तो उनको हम जानकारी के लिए भी बता दें। सिक्किम जो भारत का एक आज अभिन्न अंग है, वो कभी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। जैसे नेपाल स्वतंत्र देश है, वैसे ही सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, और चाइना ने यहाँ पर भी ऐसी कोशिश की थी जैसे आज वो नेपाल में कोशिश कर रहा है। लेकिन सिक्किम की जनता ने तब ये जवाब दे दिया था कि जनता का जो संबंध होता है वो राजा या एक आदमी तय नहीं कर सकता। जैसे यहाँ केपी ओली तय कर रहा है, केपी ओली तय नहीं कर सकते नेपाल की जनता का भारत के लिए। तो सिक्किम में क्या हुआ था उस वक्त, मैं आपको बता दूं कि सिक्किम में जब नेपाल के जब उस वक्त प्रजा ने सिक्किम के राजा से राजगद्दी खींच ली थी और भारत को समर्थन दे दिया था। सिक्किम की कहानी और मतलब इतिहास के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये अप्रैल 1975 14 अप्रैल 1975 की घटना है, और जब सिक्किम राजतंत्र को हटने के लिए मतदान किया था वहां की जनता ने, और रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम में सिक्किम की 97.55% जनता ने ये कहा था कि हम भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए वोट किया है, हम चीन के साथ नहीं जाना चाहते, या अपने जो राजा कह रहे हैं हमारे उसके साथ हम नहीं रहना चाहते। कुल 97,000 लोगों ने ये मतदान किया था, और 63% वोटर टर्नआउट था कुल सिक्किम की जनता का। वहां पे चोंग्याल वंश का सिक्किम पर शासन था तब, हम बता दें, और चीन हिमालय पर जो चीन जो है हिमालय पर बसे इस राज्य को हथियाने की फिराक में था तब भी। और उसने जो पाल्डेन थुंडुम नामग्याल जब थे वो वहां के राजा थे। तो गंगटोक स्थित महल में ही भारतीय सेना ने उनको पूरा घेर लिया था, और वो उनकी पत्नी जो थी वो 2 बच्चों के साथ अपनी न्यूयॉर्क में रहती थी। तो ये इस तरह की पूरी साजिश रची थी। लेकिन वहां की जनता, सिक्किम की जनता ने कहा कि हम चीन के साथ नहीं है, हम इस राजा के साथ नहीं है अकेले, हम भारत की जनता के साथ है। तो केपी ओली को मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उन्हें समझना चाहिए कि ये एक आदमी तय नहीं करता है कि भारत के साथ या किसी देश के साथ रिश्ते तय होंगे, वो वहां की जनता तय करती है। और आने वाले चुनाव होंगे वहां पर, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री हमेशा के लिए तो रहेंगे ही, और भारत के साथ जो जनता का रिश्ता है, नेपाल का रिश्ता है, सदियों पुराना रिश्ता, सांस्कृतिक तौर पर भी एक दूसरे के बहुत समीप है। बाकी देश जितने नहीं है उतने नेपाल, रोटी बेटी का रिश्ता है, कई शादियां यहाँ हो जाती है हमारी। और भारत ने जितनी मदद की है, चाहे भूकंप का मामला हो, जब भूकंप आया था नेपाल में, या बाकी दौर में भी जितनी मदद भारत नेपाल को करता है कोई और देश नहीं कर सकता है। तो ये जो चीन के पिछलक्कू बनने की कोशिश कर रहे हैं केपी ओली साहब, तो इनको इनकी असलियत समझ में आ जाएगी। हाँ, सब बातों को समझे तो क्या ये अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो भारत का स्थान था, नेपाल के साथ जो रिश्ते रहे हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मधुर रिश्ते रहे, लेकिन अब वो कूटनीति दिख रही है। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि कई ऐसे स्तर पर, खास तौर पर जो देखा जाए, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी अच्छे रहे हैं, क्योंकि एक कल्चर है और वहां पर मिलने जाते हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर की अगर बात की जाए, कई भारतीय जाते हैं वहां पे दर्शन के लिए, लेकिन वहां भी नेपाल की तरफ से जो विरोधाभास देखने को मिला, पहले बहुत समर्थन किया जाता था। तो क्या ये चाइना के दबाव में किया जा रहा है, और चाइना चाह रहा है कि इतना निवेश बढ़ाया जाए? क्योंकि पिछले कुछ सालों का अगर हम आकलन देखें
तो चाइना ने बहुत निवेश किया, एक तरीके से कर्ज जो दिया है, तो ये कर्ज देकर क्या एहसान तले, कहते हैं ना कि एहसान तले दबाकर बहुत कुछ हम काम करा सकते हैं, तो इसको कैसे समझें? इससे क्या चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अब श्रीलंका और मालदीव जैसे उसके समर्थन में थे, अब नेपाल भी वैसे ही उसके एहसान तले दब जाएगा? नहीं, चीन की तो ये नीति रही है। चीन पे तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले वो निवेश करके उस देश को, जैसे पाकिस्तान में उसने निवेश किया और वहां पे जो निवेश करके उनको कर्ज देके देशों को अपने हित में करता है, लेकिन बाद में क्या हालत होती है इसके लिए सामने है। चाहे तिब्बत का उदाहरण हम ले ले या फिर जिनके साथ चाइना के साथ जो उनका विवाद चल रहा है, जो अपने आप को चाइना कहते हैं, जो देश ताइवान, और इनका माफ करिएगा ताइवान कह रहा हूँ, जो दक्षिण चीन को लेकर। जी जी आप जिक्र कर रहे हैं। जी 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 सुनील जी आप। जी जी, तो ये जिस तरह से चाइना की जो नीति रही है अपनी, वो तो सब जग जाहिर है और सर्वविदित है कि वो किस तरह से उसकी विस्तारवाद की नीति रही है। जैसे उसने साउथ चाइना सी में कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया अपना और वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में, वहां पर भी कई देशों से उसके टकराव चल रहे हैं, चाहे मालदीव हो चाहे अमेरिका, वहां पर तो अपनी सैन्य शक्ति वहां पर उन्होंने तैनात कर दी है, तो वहां पर आमने सामने है दोनों देश। तो ये चीन की विस्तारवादी नीति रही है और जाहिर तौर पर वही नीति वो नेपाल में लागू कर रहे हैं कि निवेश के तले चीन दबा के, और वैचारिक तौर पर समानता है, वो वामपंथी सरकार है और ये भी वामपंथी है, तो वो चाह रहे हैं कि भारत पे वो दबाव डाले। लेकिन इस दौर में भारत को इतना कमजोर नहीं आंकना चाहिए। नेपाल जैसा देश भारत के सामने क्या है, बिल्कुल कोई सैन्य ताकत नहीं, कोई कुछ नहीं उसकी, लेकिन फिर भी वो आग दिखा रहा है। तो इसकी वजह चीन, लेकिन चीन जिस तरह से दुनिया में घिरा हुआ है इस वक्त, और ये उसकी रणनीति कि थोड़ा सा भारत पे एंगेज किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में वो घिरा हुआ है और भारत की तरफ दुनिया देख रही है, सबकी निगाहें भारत की तरफ है, निवेश करने वाले लोगों की, तो किसी तरह से भारत को एंगेज करके थोड़ा सा वहां पर अस्थिरता पैदा करके निवेशकों को एक संदेश देना चाह रहा है कि भैया भारत में आपका जाना ठीक नहीं है इस वक्त, इसलिए ये छोटी मोटी साजिशें कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उसमें कामयाब हो पाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका समाधान भारत अपने कूटनीतिक से निकालेगा। जैसे पिछले दिनों हमने देखा जो कई देश जम्मू और कश्मीर पर एक दौर में जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, आते आते ब्रिटेन के जो सांसद थे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था चर्चा की, उसमें मुकर गए। तो ये भारत अपनी कूटनीति से, आपने बिंदु जो फोकस किया है इस पर गौर करने वाली बात है कि अब वो भारत नहीं रहा, क्योंकि चाइना लगातार एक जो नीति रही है, जो आपने एक बिंदु को यहाँ पे दिखाया है कि विस्तारवाद की नीति रही है, और इसी नीति के साथ अब वो नेपाल में भी काम कर रहा है। शायद यही वजह है कि चाइना साथ दे रहा है, नेपाल अब भारत पर आंख दिखाने लगा, ये एक बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि भारत को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुराने दोस्त होते हैं हमें उसे संभाल कर रखना होगा, कि हम कितने भी मजबूत हो जाए, लेकिन अगर हम जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे तो मुश्किल तो हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए भारत की इस पर प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई है। सिर्फ भारत ने विरोध जताया, जो नक्शा उन्होंने जारी किया है, अभी ऐसी कोई बहुत मतलब आक्रामक कार्रवाई ना नेपाल की ओर से हुई है, ना वो सिर्फ एक सांकेतिक कार्रवाई है, दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर कुछ सेना वगैरह और टेंट वगैरह बना दिए गए हैं और वो पहली बार ऐसा हुआ है, तो एक थोड़ी सांकेतिक कार्रवाई, एक नया उन्होंने मैप जारी कर दिया अपना, जिसमें लिपुलेख और जो काला पानी जो एरिया है उसको अपने इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की। दरअसल इस विवाद को थोड़ा दर्शकों को समझाने के लिए हम बता दें कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ था। तो जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तब ये नेपाल के कुछ हिस्से जो है अंग्रेजों ने हथिया लिए थे, मतलब अंग्रेजों ने उन पर कब्जा किया था और तब वो भारत में आ गए थे। 1800 के पहले, 1800 के आसपास की ये बात है। तो ये तब से चला हुआ विवाद है और तभी से मतलब नेपाल कहता है कि हमारी टेरिटरी है, लेकिन चूंकि वो भारत में मिल चुके थे, और आपने सुना भी होगा कि काला पानी की सेल्यूलर जेल, वहां पर भारत के कैदियों को रखा जाता था, सुना होगा, तो उनको तो लगता होगा कि काला पानी तो भाई भारत के इतिहास में हमने सुना है, तो ये नेपाल में कैसे चला गया। तो ये विवाद की असल वजह है कि वो मानते हैं कि अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया था, इसलिए वो हमारी जमीन है, ये विवाद है। तो भारत हमेशा से ये कहता आ रहा है कि इस विवाद को हम बातचीत से सुलझाएंगे, और इस पर बातचीत लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आक्रामक रवैया नेपाल की ओर से अपनाया गया है, और इसके पीछे चीन की चाल बताई जा रही है, क्योंकि चीन
देखिए एक तरफ यहाँ भारत को एंगेज किया और दूसरे तरफ जो पेगोंग झील है उसके पास भी अपने सैन्य टुकड़ियां बढ़ा दी और वहां वो एक अतिक्रमण की नीति अपनाए हुए हैं। कुछ हेलीकॉप्टर भी आए थे पिछले दिनों, लेकिन पहली बार भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पिछले दिनों झड़प हुई थी लद्दाख में और हेलीकॉप्टर को फाइटर प्लेन के जरिए भगाया गया था। अब जो पेगोंग झील के क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों की भी फिर झड़प की खबर आई थी, पथराव की भी खबर आई थी कि दोनों ओर से पथराव भी हुआ है। तो दोनों देशों के सैनिक इसमें घायल हुए थे। 9 मई को भी एक सिक्किम सेक्टर में घटना हुई, 5 मई को घटना हुई सिक्किम सेक्टर में, 9 मई को नाथुला के पास घटना हुई थी जहां दोनों देशों के 150 सैनिकों के बीच वो हुआ था। इसमें भी 10 सैनिक सूत्रों के मुताबिक घायल हुए थे। तो 2017 का डोकलाम विवाद तो है ही जो बड़ा लंबा चला था। तो चीन जो है इस तरह से और पीओके में इधर उन्होंने बांध बनाने का एक ऐलान कर। मौजूदा स्थिति जो है, मौजूदा स्थिति में भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक तरीके से अगर कोरोना की ही स्थिति में देखें कि भारत बहुत अच्छे से उभर कर आया, इतनी बड़ी आबादी में जैसे कंट्रोल किया गया, तो कहीं ना कहीं, और चाइना की हम बात कर ले, चाइना लाख निवेश करते रहे लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी चाइना का विरोध कर रहा है, जबकि इतने अच्छे आपसी उनके रिश्ते थे अगर आप व्यापार के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन इस कोरोना की वजह से एक तरीके से विश्व एकजुट है। तो आपको क्या लगता है, लेकिन चाइना चाहता है कि इसी बहाने वो इधर भारत को कमजोर करने की कोशिश करे? अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले, किसी से छुपा हुआ नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई काम नहीं है, अपनी स्थिति को देखी नहीं जाती। बस लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी हर देश, छोटा से छोटा भी आप देख ले देश, अपने कोरोना को नियंत्रण करने में है कि कैसे हम इससे निकल पाए। लेकिन पाकिस्तान है कि वो उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। तो क्या समझे कि इन सब, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जहां खाने के लाले पड़े हो। तो क्या इसके पीछे भी हम चाइना का ही हाथ समझे? हाथ समझना मतलब कि पीछे से है कि चलो ठीक है हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम करो। भारत में जो भी पड़ोसी देशों की ओर से हो रहा है निश्चित तौर पर इसमें चाइना का ही हाथ है, क्योंकि चाइना जो है वो चाहता है कि इस वक्त अगर चाइना के बाद अगर कोई विश्व गुरु बनने की हालत में, अभी चाइना की जो इकोनॉमी है बड़ी तेजी से, वहां पर जो फैक्ट्रीज है, जिस तरह से विश्व उसके खिलाफ होकर वो निवेश खींचने की बात कर रहा है, जापानीज पीएम ने कह दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की, तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से बात की तो उसके बाद चाइना वो धमकी देने पर आ गया। उसने धमकी दे दी है कि भैया आप अगर ऐसा करेंगे तो हम चाइनीज जो हमारा निवेश है सारा वहां से खींच लेंगे, इस तरह की आप बात नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको ये भी बता दूं दर्शकों को हम कि जो पेगोंग झील पर जो विवाद चल रहा है उसमें अमेरिका का साथ भारत को मिल गया और अमेरिका ने ये कहा भारत को कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह की चीन जो आक्रामक रवैया दिखा रहा है, ये इसकी नीति रही है कि ये आक्रामक रवैया दिखा के दूसरों के क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है। तो अमेरिका का साथ भारत को मिल गया है, वो दक्षिण चीन में भी अमेरिका। तो ये बड़ी बात है कि यूरोप के कई देश भी चाइना के खिलाफ है, यूरोपियन कंट्रीज के, और अमेरिका भी एक तरह से खुलेआम उसके खिलाफ है, विरोध में है। तो भारत का पलड़ा इस वक्त मजबूत है और चीन यह गलती नहीं करेगा कि वो इस तरह की कोई, इसीलिए वो एक कूटनीतिक साजिशें दूसरे देशों को भड़काकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है कि भारत कहीं एंगेज रहे। लेकिन भारत की विदेश नीति और जिस तरह से इतने दिनों में जो मोदी सरकार ने 2014 के बाद विश्व में अपनी साख बनाई है और वैश्विक स्तर पर जा जाकर वो पर्सनली देशों से मिले हैं, उसका असर है कि वो देखने को मिलता है हमें कि भारत के समर्थन में कई देश है। ये अभी हमारी वैश्विक कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला जब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्री, उनको WHO में बड़ी जिम्मेदारी दी और कितने देशों ने उनका समर्थन किया। ये देखिए कि इनको WHO का कार्यकारी अध्यक्ष जो है अचीवमेंट कह सकते हैं जो मौजूदा स्थिति है। लेकिन वही जैसा कि आपने जिक्र किया कि चीन का अगर आप जो भी इतिहास हम खंगाले, विस्तारवाद की नीति रही है और अभी जो चीन की स्थिति है निवेश के मामले में लगातार वो वर्चस्व हासिल है। और क्या यही वजह है जो दबाव बनाने की कोशिश करता है? लेकिन अब आपने देखा कि जापान ने भी ये ऑफर दिया है कि चाइना से अगर कंपनी जो यहाँ निवेश करना चाहेगी उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और सरकार की तरफ से।
तो क्या अब कोरोना काल के बाद आपको लगता है कि एक विश्व की जो हम कहें नीति को लेकर एक समीकरण में कुछ अलग बदलाव होगा और उसमें भारत की क्या स्थिति होगी? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि एक इच्छा शक्ति है हमारे भारतीयों को भी जानने की कि हम कहाँ पर रहेंगे। क्योंकि अमेरिका की अगर बात की जाए, जो मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप किसी से छिपा नहीं, वो सुबह कुछ और बोल देते हैं, रात को कुछ और बोल देते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले लंबे वक्त से काफी अच्छे रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं, कई बार इसका प्रमाण भी देखने को मिला है। लेकिन फिर से खलल वही आ जाता है, चाइना। आप ये समझिए कि इस कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका का हुआ है। तो क्या इसके बाद कैसी स्थिति होगी, और भारत जो विश्व गुरु बनने की दिशा में है, और कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है कि सबसे अगर वर्चस्व की स्थिति है, सबसे आगे भारत ही है। तो क्या आने वाले वक्त में चाइना पर एक अच्छा खासा असर भारत डाल सकता है? लेकिन इसमें सुनील जी एक दुविधा भी है, कम से कम ये भी तो कहने वाली बात है कि चाइना और भारत के रिश्ते भी आप देखिए निवेश के मामले में काफी अच्छे हैं। तो क्या भारत धीरे धीरे कोशिश करेगा, जो डिपेंडेंसी हम कह सकते हैं चाइना पर, जो डिपेंडेंसी है, कई सारे आप देखते हैं आईफोन ये अगर बन के आते हैं वो हमारे देश में चाइना से आते हैं। आप बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यहाँ तक कि जो दिवाली में हम पूजा करते हैं भगवान को, वो भी चाइना से ही आते हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है अब वो कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बातों से तो ये साफ जाहिर हो रहा है। इसकी दिशा में हुक्काम क्या होना है? नहीं, देखिए, पहला तो यही है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया, ये उसी की दिशा में पहला कदम है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए हम चीन पर निर्भर है, और इसकी वजह क्या है? हम निर्भर नहीं है, वो चीजें हमारे देश में भी बनती है, लेकिन वहां बहुत सस्ती चीज मिलती है। जो चीज हम 50 रुपए में आप जिसका प्रोडक्शन करते हैं, वो चीज वहां 10 रुपए में उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो और वहां से जब इंपोर्ट करके यहाँ तक आती है चीज, तो 20-25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में भी वो चीज पड़ रही है। तो मार्केट में वो चीज सस्ती मिल रही है। तो इसलिए इंडियन जो चीज बन रही है, जो भारतीय चीज बन रही है, वो महंगी होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती। क्योंकि ग्राहक को चाहिए क्या? ग्राहक को ये नहीं मतलब कि चीज आ कहां से रही है, उसको चाहिए सस्ता। उसके पॉकेट पर जो चीज, पॉकेट के लिए जो चीज अच्छी होगी वो उसको लेगा, वो देश को नहीं देखता है। लेकिन एक थोड़ी सी भारतीयता जगाने की कोशिश की कि आत्मनिर्भर भारत, आप देश की चीजों को तरजीह दे, देश की चीजों को खरीदे। उसमें सरकार भी एक कदम उठा रही कि जैसे जो छोटे ऑर्डर होंगे जो सरकारी सेक्टर में लगने वाले, उसको इंडियन कंपनी से ही लिया जाएगा, उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि निवेश जब आएगा और जब कंपनीज आएगी तभी ये संभव हो पाएगा। जैसे अभी एक चाइना की हाल फिलहाल में कोई कंपनी लेदर गुड्स की, उसने अब आगरा में अपने आप को शिफ्ट करने के लिए ऐलान किया है। बाकी और कंपनीज, मोबाइल कंपनीज है कई, जैसे लावा ने कहा है कि हम सारा यूनिट अपना यहाँ लाएंगे चीन से छोड़कर। तो सारे जो होता क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी मोबाइल यूनिट्स है अभी ज्यादातर लगी हुई फैक्ट्रियां, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी है इन दिनों में, लेकिन वो सारी असेंबल करती है। वो सारी चिप और बाकी इक्विपमेंट्स आते चाइना से। हमारे टीवी भी बनता है तो असेंबल होता है, बाकी सारी चीजें चाइना से आती है, यहाँ हम असेंबल करते हैं। तो अब सारी की सारी चीजें यही प्रोडक्शन हो, यही असेंबल हो, इस पर सबका फोकस है। और ये अगर होता है तो चीन पर, हाँ, ये चुनौती भी बहुत बड़ी है। ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं कि चलो कोरोना काल के बाद बहुत कुछ निवेश हो जाएगा और कंपनियां इंडिया में आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए लेबर पॉलिसी की हम बात कर लें। और सबसे बड़ी बात है स्किल डेवलपमेंट, जो कि बहुत लैकिंग है भारत की अगर हम देखें। लेकिन अगर मुद्दा यहाँ पे अभी हम स्थिति की जो समझे, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि चाइना की लगातार जो कूटनीति रही है, वो चाहता है कि कैसे कमजोर किया जाए भारत को, और ये बार बार देखा जाता है। इसी बहाने वो नेपाल को, पाकिस्तान को कैसे साधने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भारत अब तैयार है इसके लिए कि आगे कैसे इन परिस्थितियों से उबर पाएगा? उबर पाना मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि कैसे भारत इन कूटनीति का जवाब देगा, क्योंकि सीधे तौर पर आप भी समझ सकते हैं कि भारत चाइना का विरोध नहीं कर सकता है अगर हम विश्व स्तर पर देखें। लेकिन दबी जुबान में ये चाइना को भी पता, और भारत ने भी दिखा दिया। अभी आपने देखा कि WHO के प्लेटफॉर्म पर किस तरह से भारत की बात भी सुनी गई, और भारत ने भी साफ तरीके से कहा है कि ये जो मौजूदा स्थिति है विश्व के लिए, इसके लिए चाइना जिम्मेदार है और चाइना को जवाब देना होगा। नहीं, निश्चित तौर पर अंजलि, देखिए, इसमें हमें समझना होगा कि जो सीधा जवाब नहीं देते, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उसमें होता यही है कि आप कूटनीतिक तरीके से किसी कंट्री को जवाब देते हैं।
सीधा जवाब जी नहीं जी है। और जिस तरह से पिछले दिनों के हम टीवी डिबेट्स में भी देखते हैं, तो जो सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे अगर चाइना पर कोई सवाल पूछा जाता है तो बचते हैं बोलने से, कि सीधा वो भाई एस जयशंकर है। पिछले दिन स्मृति ईरानी को मैं सुन रहा था कि वो एस जयशंकर है, वो प्रतिनिधि के तौर पर आपसे जवाब दे पाएंगे आपको, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी। तो ये उसका मतलब ये होता है कि आप अटैकिंग न होकर कूटनीतिक तौर से चाइना को घेरे। और इसके लिए एस जयशंकर या जो हमारे विदेश सचिव है, या जो विदेश विभाग के जो प्रवक्ता है, या बाकी सारा जो स्टाफ है, वो लगा हुआ है। उस तरह की खबरें आती है कि किस तरह से चीन की बैकिंग की जा रही है और चीन को घेरा जा रहा है विश्व के स्तर पर, चाहे कोरोना के मामले हो, ताकि उसकी लाइबिलिटी तय हो। पिछले दिनों जो 100 से ज्यादा देशों ने जो चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया कि भैया इसको जो वुहान से निकला है, इसके लिए जांच में सहयोग करना चाहिए चीन को, जो पहले मना कर रहा था, उस दबाव का नतीजा रहा कि वो मान गया कि हाँ हम सहयोग करें। समर्थन बात है और ये अचीवमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि जब एकजुट हो गया पूरा विश्व तो इसी का ये नतीजा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कूटनीतिक तौर पर पीछे से सारी चीजें हो रही हैं और आने वाले दिनों में इसके नतीजे मतलब भारत बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, जिसके जरिए वो भारत में वो करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा अस्थिर करने की कोशिश करता है, तो खुद ही अपने आप में उलझा हुआ है। इन दिनों वहां पर एक बाइकॉट यूएई ट्रेंड चल रहा है, वहां की जनता अब वो जबकि वो यूएई और सऊदी अरब तो कर्जा ही दे रहे हैं, उनके कर्जे पर पाकिस्तान पल रहा है और वहां की जनता वो उस देश को बाइकआउट करने की बात कर रही है। तो बड़ा वो देश अपने आप में ही उलझा हुआ है कि किसके साथ। आपने सऊदी अरब का जिक्र कर ही दिया है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। इससे पहले भी सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था अपने सबसे बड़े सम्मान से, तब भी पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई थी। अब फिर से जब सऊदी अरब ने भारत को लेकर जिस तरह से समर्थन किया और कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे पॉइंट का जिक्र किया, तो फिर से पाकिस्तान में सेम परिस्थिति हाई तौबा। तो ये समझा जाए कि पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये सऊदी अरब को भी समझ में आ रहा है कि भारत की जो नीति है और जिस तरह से भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में है, तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया जा रहा है। और जहां से आप खा रहे हैं, जहां पे आपकी डिपेंडेंसी है, उसी के विरोध में पाकिस्तान में स्वर हो रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिलेगा पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरअसल मामला थोड़ा सा हम दर्शकों को समझा दें कि यूएई और तुर्की के बीच जो टेंशन चल रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये कि तुर्की ने जो है वो कश्मीर मामले में भारत का विरोध किया था और पाकिस्तान का समर्थन किया। तो वो जो उस वक्त का कर्जा है, वहां की जनता वो सोचती है कि इससे हम निकाल लें। और अभी यूएई और तुर्की के बीच टेंशन चल रहा है, तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जो यूएई में तुर्की के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और वो हमारा दोस्त देश है, तो दोस्त देश और ये भारत का समर्थन करते हैं यूएई वाले, तो ये हमारे दुश्मन के दोस्त हैं। तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन होता है। तो इसीलिए वहां की जनता, लेकिन 30 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर यूएई का। तो एक यूजर के मैं ट्वीट पढ़ रहा था, तो एक पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि सारे पाकिस्तानी अपनी एक आंख और एक किडनी बेच दे और उससे जितना पैसा आएगा वो 33 बिलियन डॉलर इकट्ठा होगा। उसमें से 30 बिलियन डॉलर तो आपको पहले यूएई को चुकाने पड़ेंगे और जो 3 बिलियन डॉलर आपके पास बचेंगे उसमें आप 1 साल तक बिरयानी खा सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये उनकी पाकिस्तान की जनता का एक ट्वीट था, उन्हीं को जवाब। तो ये हाल है वहां। आप किसका विरोध कर रहे हैं, मतलब जिनके रहमो करम पर आप पल रहे हैं उनका विरोध आप करेंगे, तो ये तो हास्यास्पद स्थिति। और पाकिस्तान अपने आप में सही कहते हैं कोई कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इनसे उलझना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा देश है जो आपस में ही लड़ भिड़ कर खत्म हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, देश के नक्शे पर रहेगा भी नहीं रहेगा। तो ये तो नीति समझ में नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान से तो कोई निपट लेंगे। लेकिन एक चिंता का सबक थोड़ा सा तो है नेपाल के रिश्ते। मैं बार बार नेपाल का जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ और नेपाल का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ। मैं चाहूंगी आखिरी सवाल कि नेपाल की, जैसे कि कहते हैं दोस्त, नेपाल के अच्छे रिश्ते रहे हैं और कई चीज ऐसे सकारात्मक देखने को भी मिली है, लेकिन चाइना की जो कूटनीति है अब ऐसा लग रहा है और कई बार विरोधाभास देखने को मिले हैं। तो क्या ये समझा जाए, क्या अब नेपाल भी उसी दिशा में जा रहा है? क्या वो चाइना के एहसान तले दब के अब भारत को आंख दिखाएगा?
नहीं, मैंने पहले ही उदाहरण दे दिया आपको, सिक्किम का उदाहरण दे दिया। जनता तय करती है रिलेशंस कैसे हो, और हमारे और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं वो नेपाल की जनता को जानती है कि भारत ने कितना उन्हें। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में गए थे और जब वहां उनका रोड शो हुआ था तो क्या हाल था नेपाल का, नेपाल की सड़कों का क्या हाल था, तो कितना समर्थन उनको है हमारे देश के प्रधानमंत्री को नेपाल में। क्या है कि केपी ओली साहब का जो लगातार वह देखा जा रहा है, वो जो झुकाव है वो चाइना की तरफ बार बार देखा जा रहा है। नहीं, वो तो मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है वो, और उनकी विचारधारा एक जैसी है, निवेश थोड़ा सा हो गया, तो वैचारिक तौर पर जो वैचारिक भाई है उनके चाइना वाले, तो वो तो उनका समर्थन करना ही है। लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत, क्योंकि नेपाल बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है भारत के सामने, छोटा सा देश है, और वो ज्यादा से ज्यादा वो चाइना के दम पर, हालांकि चाइना इस बार खुलकर समर्थन चैलेंज है, सुनील जी नकार नहीं सकते, चैलेंज तो चाइना, लेकिन चाइना हमेशा क्या है कि सीधे वॉर नहीं करके लगातार एक विवाद खड़ा कर देता है। और आप देखते हैं कि हर जो हमारे पड़ोसी देश है जिससे भी भारत के रिश्ते अच्छे होते हैं, चाइना उसमें अपना पैर लड़ाता है। और ये नेपाल को भी नहीं भूलना चाहिए कि कई सारे एहसान भारत ने किए। जब नेपाल का किसी ने साथ नहीं दिया था, भारत हमेशा उसके साथ रहा है, और ये वहां के नेतृत्व को भी समझना होगा। हाँ, मैं इसके लिए यही कहूंगा कि देखिए पिछले दिनों ब्रिटेन संसद में भी भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन 6 महीने बाद उसको टाल दिया गया था चर्चा के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, हश्र वहां पर एक नए सांसद महोदय आ गए और उन्होंने उसको प्रस्ताव को चेंज कर दिया। तो ये जो है वो व्यक्ति चेंज हो जाएंगे तो नजरिया चेंज हो जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच की जो मित्रता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक देश की वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है भारत की कूटनीति की वजह से कुछ और नजरिया हो जाए, विवाद सुलझ जाए, बांग्लादेश से सीमा विवाद सुलझ सकता है। इतना बड़ा कई दिनों से था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विवाद को सुलझाया है। तो नेपाल ऐसे विवाद को सुलझाया है जो मौजूदा सरकार है। और गौर करने वाली बात यही है कि दिल तो मिलते हैं, अगर आप भारत की जनता की बात कर ले, नेपाल की जनता की बात कर ले, क्योंकि जो संस्कृति का मिलाव है वो एक मिलाव है। और चाहे नेतृत्व लाख चाले और चाइना की जो कूटनीति है वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा जो भारत की स्थिति है वो बेहद ही मजबूत है। और रही बात निवेश की, लगातार चाइना तो कोशिश करते आया है, वो निवेश करके एक तरीके से झुकाने की कोशिश करता है और अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने समझने की कोशिश की हमारे एडिटर चीफ सुनील जी से कि क्या इसके बाद स्थिति होगी, क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है और इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब बैकफुट पर चाइना है, और इससे लेकर जो मौजूदा भारत की स्थिति है, तो विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे लाख चाहे चाइना कूटनीति अपनी चाल चले। इससे पहले भी कई बार चाइना कूटनीति चाल चल चुका है, नेपाल को कई बार भड़काने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब रिश्ते अच्छे होते, क्योंकि भारत ने हमेशा मदद की है जब भी नेपाल को जरूरत हुई है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने में ही उलझकर, जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि पाकिस्तान को तो खुद ही नहीं पता उसे जाना किस दिशा में। पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा है, उसके लिए निपटने की कोशिश कर रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर बनाए, लेकिन फुर्सत नहीं है पाकिस्तान को कि आतंकवादियों को कैसे तैयार किया जाए। बस उसे भारत में आतंकवादी भेजने से फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन भारत ऐसी छोटी मोटी बातों से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौजूदा जो विश्व में भारत की स्थिति है वो बेहद मजबूत है, और विश्व गुरु बनने से शायद ही कोई रोक पाएगा। और ये बात चाइना भी बखूबी समझता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप भी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ ऐसे कमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसका हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में जिक्र करें, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप लोग के जहन में जो भी अहम सवाल होते हैं, जो भी ऐसी दुविधा होती है, उसे हम तथ्यों के साथ आपको एक्सप्लेन करें। लेकिन आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।